हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल एडू आदिक पे आपका स्वागत है। और रोज़ की तरह आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फ्रेंड्स, इस लॉ में हम एक फार्मूला देखते हैं F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, जिसमें मैस m होता है और a एक्सीलरेशन होता है। मीन्स किसी भी बॉडी पे अप्लाइड फोर्स का अमाउंट उसके मैस और उस बॉडी में एक्सीलरेशन दोनों के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मैस इंटू एक्सीलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम में। मित्रों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए सब जगह पर एप्लीकेबल है या कुछ केसेस में ये गलत पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप ये सीखेंगे कि एफ इज इक्वल्स टू एम में कुछ जगह पे रॉन्ग भी साबित होता है। जैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मित्रों हम ये सीखेंगे कि एफ इज इक्वल्स टू एम में ये फार्मूला आखिरकार आया कहाँ से। तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या बताया था अपना रूल कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये होता है किसी भी बॉडी पे अप्लाइड फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। मोमेंटम फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम होता है मैस और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट, P इज इक्वल्स टू एम भी होता है। जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसका मैस है m और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और फ्रेंड्स मान लेते हैं कि t टाइम में ये बॉडी जिसका मैस m है उसकी फाइनल वेलोसिटी सपोज दैट t टाइम में v हो जाती है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम निकल करके आएगा इनिशियल मोमेंटम वो होगा mu, और p फाइनल जो होगा वो हो जाएगा मैस इंटू वेलोसिटी मीन्स mv। अगर हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करें तो चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा डेल पी, दैट इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर एम कॉमन होगा तो एम को बाहर कर लेंगे और अंदर बचेगा वी माइनस यू। और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मीन्स चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी टाइम में ये चेंज आया है। तो भैया इसको हम लिखेंगे डेल पी अपॉन डेल टी। अब डेल पी हमारा कितना आया चेंज इन मोमेंटम एम इंटू वी माइनस यू, ये चेंज आया है फ्रेंड्स टी टाइम में, और यहाँ पर वी माइनस यू मीन्स डेल वी अपॉन टी। डेल वी अपॉन टी फ्रेंड्स आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। सो यहाँ पर ये F इज इक्वल्स टू एम में ये कैसे आता है ये आप सीख चुके होंगे कि F इज इक्वल्स टू मैस इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो फार्मूला है ये कब एप्लीकेबल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब भी बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी u था तब भी उसका मैस m था, और वेलोसिटी v हो जाने के बाद भी मीन्स वेलोसिटी अगर इस पर F फोर्स अप्लाई किया गया तो फोर्स लगने के कारण इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर के v हो गई, और फिर भी हमने यहाँ पर इसका मैस m ले रखा है, माने मैस इसका चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो न मैस को कॉमन किया m फॉर्म में। अदरवाइज अगर मैस अलग अलग होता तो m1 m2 लिखा गया होता। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे एक थियरी की जिसको आइंस्टीन ने दिया था, जिसको थियरी ऑफ रिलेटिविटी नाम से जाना जाता है। और उसमें किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल मैस होता है, एक्चुअल मैस जो होता है m एक्चुअल, वो रेस्ट मैस mo अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। मीन्स इस थियरी की माने तो इसमें बताया गया है, आइंस्टीन ने ये बताया है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसका जो मैस होता है वो बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग
जब भी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो होती है वो 10 टू c के हो जाए, c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ये 3.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड होती है। मीन्स जो इसका ऑर्डर होता है वो 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड का होता है। मतलब ये एक बहुत बड़ी वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी के आसपास अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी पहुंचती है तो उसका मास जो होता है वो सही सही तो इंक्रीज होने लगता है। तो फ्रेंड्स, जब भी वेलोसिटी किसी बॉडी की बढ़ती है तो उसका मास कांस्टेंट नहीं रह जाता है। बस होता क्या है कि हम वेलोसिटी में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, इस वेलोसिटी तक चेंज नहीं करते हैं, इसलिए जो मास में चेंज आता है वो नेग्लिजिबल लगभग लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम मास को लगभग कांस्टेंट बना करके रखते हैं, और इसीलिए यहाँ पर यम को हम कांस्टेंट भी रखते हैं। और कॉमन मैंने जैसा कि यहाँ पर यम ले रखा है ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पर मास में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जब वेलोसिटी ये बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाए, लगभग स्पीड ऑफ लाइट के आसपास अप्रॉक्सीमेटली पहुँचने लगे, जैसे कि 10 टू द पावर ऑफ 6 हो जाए या 10 टू द पावर ऑफ 6 7 ऑर्डर का हो जाए। फ्रेंड्स, आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगभग इसके आसपास पहुंच जाती है, तो आप देखेंगे कि उसकी केस में आप मास को कांस्टेंट नहीं ले सकते हैं। तो किन केसेस में हम नहीं कांस्टेंट लेंगे मास को? भैया, जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो किसी बॉडी की। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही कुछ किसी बॉडी की वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है तो उसका मास जो होता है कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ जाता है, और जिसके कारण वेलोसिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए अप्लाइड फोर्स को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। जैसे सपोज दैट एक रॉकेट है, एक एग्जांपल की मदद से हम इस बात को और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक रॉकेट है, रॉकेट में फ्यूल भरा होता है, इसके अंदर जो है ढेर सारा फ्यूल होता है, और ये जब जलाया जाता है तो फ्यूल इसका धीरे धीरे लगातार घटता रहता है, और घटने के कारण इसका मास कांस्टेंट ले ही नहीं सकते। तो इस केस में भी अगर हम F=m में अप्लाई करते हैं तो हम गलत होते हैं। तो हमको करना क्या चाहिए, मैंने सही क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या F=m में ही था। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सही में दिया गया था वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम था, और न्यूटन ने कभी ये कहा ही नहीं था कि जो मास होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है। उन्होंने बात करी थी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की। तो मोमेंटम तो भाई मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है, माने मोमेंटम में चेंज तो पॉसिबल हो सकता है, चाहे मास चेंज हो चाहे वेलोसिटी चेंज हो, या मास वेलोसिटी दोनों चेंज भी हो सकता है, तब भी मोमेंटम में चेंज माना जाएगा। तो जो असली में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, F=m में नहीं होगा। तो F=m में का एप्लीकेशन सब जगह पर आसानी से नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 5% केसेस में जो है, जैसे कि ये एग्जाम्पल हैं, या वेलोसिटी बढ़कर के लगभग किसी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के अगर अप्रॉक्सीमेटली हो जाती है, तब की केसेस में F=m में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो असली इक्वेशन हो, जो असली एक्सप्रेशन हो, जिसका हम इस्तेमाल हर जगह पर कर सकें, वो क्या होगा, या उसको फाइंड आउट अगर मुझे करना हो तो हम क्या करेंगे। आइए सीखते हैं यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए असली एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज दैट हमको फोर्स फाइंड करना है किसी केस में, और ये चूंकि न्यूटन के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ये del P/del T होता है, मीन्स चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जैसे सपोज दैट किसी केस में एक छोटे से टाइम में एक छोटा सा मोमेंटम में चेंज del P हो। एक छोटा सा टाइम लें, बहुत माइन्यूट सा टाइम, और उस टाइम में जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो मान लेते हैं del P है। तो हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं
p का मीन्स मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब यहाँ पर फ्रेंड्स चूंकि p जो होता है वो मैस इंटू वेलोसिटी होता है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे m इंटू वी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल काम आएगा डिफ्रेंशिएशन करते समय। फ्रेंड्स आपको डिफ्रेंशिएशन रूल पता हो तो फर्स्ट फ्री रखा जाता है और सेकंड को डिफ्रेंशिएट करते हैं डेल वी बाई डेल टी, प्लस साइन लगाया जाता है, सेकंड को फ्री रखते हैं और उसके बाद फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं मीन्स डेल एम अपॉन डेल टी। और इस तरह से फोर्स के लिए जो है एक नया एक्सप्रेशन निकल करके सामने आता है एम डेल वी अपॉन डेल टी प्लस वी डेल एम अपॉन डेल टी। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मास में चेंज नहीं होता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा पूरा, और आप इस्तेमाल कर पाओगे मैस एम डेल वी अपॉन डेल टी। डेल वी अपॉन डेल टी मीन्स एक्सीलरेशन हो गया, तब आपका एफ इज इक्वल्स टू एम ए आएगा। लेकिन कब, जब मैस में चेंज नहीं होगा मीन्स डेल एम की वैल्यू जो होगी जीरो आएगी। तो जब मैस में चेंज होगा तो आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर करके अप्लाइड फोर्स का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है ये फोर्स इजिकल्स टू एम में हमेशा अप्लीकेबल नहीं है, और अगर आप हर जगह पर अप्लाई करना चाहते हो इस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, तो आप ये एक्सप्रेशन ध्यान रखें कि एफ इज इक्वल्स टू एम डेल वी अपॉन डेल टी प्लस वी इंटू डेल एम अपॉन डेल टी। इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम कहीं भी अप्लाइड फोर्स का अमाउंट जान सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर न्यूटन का जो भी सेकंड लॉ था वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम था, और उसके अकॉर्डिंग जो असली मायने में, ये असली मायने में सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ये उसके लिए एक्सप्रेशन, जो राइट एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करके रखिए ताकि ऐसे वीडियो से आप डेली रिलेट कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।